हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। मेरे बच्चे, आज मैं क्लास 10 का साइंस का मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 21 फरवरी को साइंस का देने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है और प्यारे बच्चे, आपका विषय जो है ना साइंस का विषय आपका सेट कोड ई रहने वाला है। और प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोगों को प्यारे बच्चे किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पढ़ के जाना है। यानी प्यारे बच्चे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है प्यारे बच्चे मैं बस आपको उतना ही बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग प्यारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो ना पहला जो प्यारे बच्चे मैं बताऊंगा, तो आपको भौतिक का बताऊंगा कि भौतिक से आपको कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ के जाना है। बस प्यारे बच्चे, आपको जो ना मैं 5 से 6 क्वेश्चन बताऊंगा जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो आप लोग फटाफट से हमें देख लीजिए प्यारे बच्चे, ये जो ना एनालिसिस किया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे भौतिक का, तो देखिए नाभिकीय विखंडन क्या है। नाभिकीय विखंडन क्या है, तो इसका आंसर देख लीजिए। नाभिकीय विखंडन परमाणु विखंडन या फिर रेडियोधर्मी क्षय प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भारी परमाणु का नाभिक दो या उससे ज़्यादा हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इसका पॉइंट देख लीजिए प्यारे बच्चे। बस प्यारे बच्चे, मैं उसी क्वेश्चन को बता रहा हूँ जो बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा बार यानी अल्टरनेट में पूछा गया है। यानी प्यारे बच्चे, आपका एक साल के बाद जो पूछा गया है और जो इस साल जो प्यारे बच्चे जो सटीक पढ़ने वाला है, तो बस उसी क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप फटाफट से सारा क्वेश्चन को याद कर लीजिए। चलिए, इसका देखिए पॉइंट। जब कोई न्यूटन भारी और अस्थिर परमाणु से टकराता है तो परमाणु दो हल्के परमाणुओं में बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, इस प्रक्रिया में बड़ी मात्रा में ऊर्जा और नए परमाणुओं का विखंडन लगातार जारी रहता है। इसे श्रृंखला प्रतिक्रिया कहते हैं। उसके बाद देखिए, आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तो अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग को लिखें। तो अवतल दर्पण के दो उपयोग ये हैं। देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए ये आपका उपयोग है मेरे बच्चे। टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट में परावर्तक के रूप में। उसके बाद मेकअप मिरर के रूप में। उसके बाद सौर भट्टियों के रूप में। और ये यहाँ पे आपका जो है ना माइक्रोस्कोप में। चलिए, उसके बाद देखिए दूरबीन में किया था डॉक्टरों द्वारा नाक, कान, गला इत्यादि की जांच करने में भी किया जाता है। चलिए, आपको 2 बताना था मेरे बच्चे, मैं बहुत सारा बता दिया हूँ आपको, और 5 ही पूछ लेगा तो आप लोग को अब जो है ना दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, विद्युत विभव की परिभाषा दें एवं इसका SI मात्रक लिखें। तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव को उस कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट भी है। इसे जूल प्रति कूलाम के रूप में भी लिखा जा सकता है। ये आपका होगा तीसरा का आंसर। चलिए प्यारे बच्चे, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, तो क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है? कारण दें। नहीं, जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय नहीं है। जीवाश्म ईंधन को बनाने में करोड़ों साल लगते हैं। ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इन्हें जल्दी से, दूसरा पॉइंट देखिए, इन्हें जल्दी से नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, इन्हें विकसित होने से सैकड़ों या लाखों साल लगते हैं। उसका पांचवा देख लीजिए आप लोग, तो इनका उपयोग करने के तुरंत बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद देखिए बच्चों का 5 नंबर जो क्वेश्चन है, तो ओम के नियम को लिखें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। तो आंसर देखिए V बराबर IR। इसमें देखिए V का मतलब है चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, I का मतलब है उसमें बहने वाली धारा, और R का मतलब है एक नियतांक है जिसे एक चालक का प्रतिरोध कहते हैं। उसके बाद देखिए, ओम के नियम के मुताबिक अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में बदलाव ना हो तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुपात में होती है। ओम के नियम की खोज जॉर्ज साइमन ओम ने की थी। ओम के नियम का इस्तेमाल विद्युत परिपथों का वर्णन करने में किया किया जाता है। उसके बाद देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग। दृष्टि दोष आंखों में होने वाली एक समस्या है जिसमें आंखों बहुत बहुत पास या बहुत दूर की चीज़ों को साफ नहीं देख पाती। आमतौर पर दृष्टि दोष 3 तरह के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और आपका जो है ना जरा दूर दृष्टिता, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो परेर बायोटिपिया कहते हैं, बायोमेपिया कहते हैं, और इसको जो हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष को तो मायोपिया कहते हैं, और आपका जो है पर बच्चे यहाँ पे दूर दृष्टि दोष को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल पूछ सकता है। चलिए, 7 नंबर जो क्वेश्चन आपका था, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर बताएं। तो इसका आंसर देख लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में निम्न अंतर है। प्रत्यावर्ती धारा का मान
प्रतिवर्ती होता है, जबकि दिष्ट धारा का मान चर या अचर दोनों ही हो सकता है। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा की दिशा आवर्त रूप से बदलती है, जबकि दिष्ट धारा ही दिशा एक ही होती है। प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर या फिर अल्टरनेट में से उत्पन्न होती है, जबकि दिष्ट धारा बैटरी से प्राप्त होती है। प्रत्यावर्ती धारा शक्ति गुणांक 0 और 1 के बीच होता है, जबकि दिष्ट धारा के लिए यह सदैव 1 होता है। उसके बाद प्रत्यावर्ती धारा लंबी दूर के संचरण के लिए लागत अनुकूल, सुरक्षित और कुशल है, जबकि दिष्ट धारा में नुकसान ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए आपका 8 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे, सूर्य उदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? तो सूर्य उदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्योंकि इस दौरान सूर्य की किरणों को वायुमंडल में अधिक दूर तय करनी पड़ती है। इस दौरान वायुमंडल के कणों द्वारा नीली और हरी किरणें ज़्यादा परिकीर्णन हो जाती है, जबकि लाल और नारंगी किरणें कम परिकीर्णन होती है और हमारी आंखों तक पहुंचती है। इसी वजह से सूर्य लाल दिखाई देता है। उसके बाद देखिए रसायन शास्त्र का जो क्वेश्चन है बच्चे, अब लोग रसायन शास्त्र का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए फटाफट से। चलिए, भूमिगत जल के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख करें। तो भूमिगत जल के दो लाभ ये हैं। भूमिगत जल कुआं, नलकूपों और जल स्रोतों से मिलता है। इसका इस्तेमाल पीने के पानी, सिंचाई और उद्योगों में किया जाता है। भूमिगत जल पेड़ पौधों और फसलों को उगाने के लिए ज़रूरी नमी बनाए रखता है। यह नदियों और झीलों में भी पानी की आपूर्ति करता है। भूमिगत जल मनुष्य और जानवरों से दूषित नहीं होता। भूमिगत जल वाष्पीकृत नहीं होता। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चे। 10 नंबर जो क्वेश्चन आपका, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखें। इसके उपयोग क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2 है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट हेमीहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कई उपयोग हैं। पहला देख लीजिए बच्चे, पॉइंट क्या है? तो शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को प्लास्टर करना। प्रयोगशाला में उन उपकरणों के छिद्रों को बंद करना जिसमें वायु मत की व्यवस्था होनी चाहिए। मूर्तियों के लिए सांचे बनाना। दांतों में अंतराल को बंद करने के लिए सराव दंत भराव के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लैक बोर्ड के लिए, चौक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? निम्नलिखित समीकरण का संतुलित रूप लिखें। तो यहाँ पे देखिए मेरे बच्चे, तो ये आपका क्या है? तो ALS में देखिए प्लस ALS प्लस H2SO4 AQ Al2SO4 3 AQ प्लस H2। इसका आंसर देखिए, अभिकारक पक्ष में शामिल परमाणुओं की संख्या संख्या उत्पाद पक्ष में परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। 2L प्लस 3H2SO4 Al2SO4 का होल 3 प्लस 3H2। ऐसा का क्या है? तो खनिजों का एक संयोजन है जिसमें धातु या उनके यौगिक होते हैं, उसे हम लोग एस्क कहते हैं। 12 नंबर देखिए, लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जाता है? तो लोहे को जंग लगने से बचाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है इसे गैल्वेनीकरण या सेल कैथोड बनाना। इस प्रक्रिया को कैथोड सुरक्षा के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग केवल लोहे के लिए ही नहीं बल्कि धातुओं के लिए भी किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में लोहे को मैग्नीशियम या फिर जिंक जैसी अधिक अधिक सक्रिय धातु से जोड़ा जाता है। ये आपका हो गया 12 का आंसर। उसके बाद देखिए 13 नंबर, सहसंयोजक बंधन क्या है? इसके दो उदाहरण दें। सहसंयोजक बंधन दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के जोड़े साझा करने की प्रक्रिया है। इसे हम आणविक बंधन भी कहा जाता है। सहसंयोजक बंधन के कुछ उदाहरण ये रहे। हाइड्रोजन और क्लोरीन एक साथ आना एकल सहसंयोजक बंधन का उदाहरण है। दूसरा देखिए, ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन का एक अणु बनाने के लिए एक साथ आते हैं, तो हम इसे दोहरा सहसंयोजक बंधन कहते हैं। दो हाइड्रोजन का परमाणु भी एक साथ मिलकर एकल सहसंयोजक बंधन बनाते हैं। और देखिए, नाइट्रोजन के अणु में साझा किए गए 3 जोड़े को ट्रिपल सहसंयोजक बंधन कहा जाता है। उसके बाद देखिए आपका जीव विज्ञान का जो बच्चे लास्ट जो आपका जीव विज्ञान है, तो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। रक्त का द्विगुण परिवहन क्या है? तो जब रक्त हृदय से होकर दो बार गुजरता है तो इसे रक्त का द्विगुण परिवहन कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक प्रारूपी पुष्प के सहायक अंगों का वर्णन करें। तो देखिए, प्रारूपी पुष्प के सहायक अंग ये हैं। बाह्यदल, पंखुड़ियाँ, ये दोनों ही फूल के सहायक भाग होते हैं। इनकी निषेचन में कोई सक्रिय भूमिका नहीं होती। ये अपने आकर्षक और चमकीले रंगों से परागकणों को आकर्षित करते हैं। उसके बाद देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? कायिक जनन क्या है? तो इसका आंसर देखिए, जब किसी पौधे के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती या फिर कली से नए पौधे का निर्माण होता है। यह आपका 16 का आंसर। 17 का देख लीजिए, धमनी तथा शिरा में अंतर बताएं। तो धमनी और शिराएं, जिन्हें रक्तवाहिका भी कहा जाता है, मांसपेशियों की नलिकाएं होती है जिनसे आपका रक्त बहता है। धमनियां रक्त को हृदय से शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाती है। शिराएं रक्त को आपके हृदय में
वापस धकेलती है। आपके पूरे शरीर में नसों और धमनियों को जोड़ने की एक जटिल प्रणाली है। ये आपका हो गया 17 का आंसर। 18 का देख लीजिए, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, ये कहाँ होता है? किण्वन एक अवयवी श्वसन प्रक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा का उत्पाद होता है। यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। ये क्रिया खास तौर पर ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया में होती है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, पौधों में भोजन का हस्तांतरण कैसे होता है? तो पादपों की पत्तियों प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना भोजन तैयार करती है और यह वहां से पादप के अन्य भागों में भेजा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादन का वाहन हस्तांतरण कहलाता है। यह कार्य संवहन उत्तक के फ्लोएम नामक भाग के द्वारा किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, रक्त के जमने के पट्टिकाओं की क्या भूमिका है? तो शरीर के कटे फटे स्थान से पट्टिकाओं द्वारा थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक प्रोटीन का स्राव होता है, जो रक्त प्लाज्मा एवं उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। चलिए आपका अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन है, क्या आपका तो गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी है? तो गर्भ निरोधन की कई विधियां हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। पहला, नसबंदी पुरुष महिला दोनों के लिए नसबंदी की सुविधा उपलब्ध है। पुरुष में इसे इसे वैसेक्टमी कहते हैं। देखिए दूसरा, देखिए अंतर्भाषीय उपकरण आईडी, यह गर्भाशय के अंदर रखा जाता है। उसके बाद देखिए क्या आपका तो हार्मोनल गोली, पंच, अंगूठा या फिर इंजेक्शन, इनसे माध्यम सुरक्षा मिलती है। उसके बाद कंडोम और शुक्राणुशक, इनसे कम सुरक्षा मिलती है। और डायफ्राम, इसे सही आकार का होना चाहिए और इसे एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता फिट करता है। तो मेरे बच्चों, मैं आप सारे बच्चों को जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ। अब जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 21 फरवरी को साइंस का देने वाले हैं, तो आप सारे बच्चे इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ के जाइए मेरे बच्चे, बिल्कुल आपके एग्जाम में इसी से रहने वाला है। और आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।